हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी पॉलिटी है। पॉलिटी से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी वीडियो बनेंगे 1 2 3 सारी की सारी लेके आऊँगा मैं। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आपको लेके चलता हूँ पॉइंट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये तीन कथन दिए रखे हैं। इन तीनों में से आपको बताना है जौन सा सही होगा वो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि अगर पहला ठीक है तो केवल वन लगाना है, दूसरा ठीक है तो केवल दो लगाना है, तीसरा ठीक है तो केवल तीसरा लगाना है, और तीनों ठीक है तो तीनों लगाने हैं। तो जौन से भी आपको बैठेंगे वो सारे के सारे लगाने हैं आपको। एक भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। मतलब कि जो राज्य क्षेत्र है भारत के उसमें क्या होता है, राज्य के जो भूभाग होते हैं वो समाविष्ट होते हैं। सही बात है। तो क्या प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र में इसमें समाविष्ट किए जाते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कह रहा है इसने अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब इसने क्या कहा था, अन्य जो उपार्जित भूभाग होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों ठीक है। तो इसमें जो आपको बैठेगा वो बैठेगा डी ऑप्शन, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपके सामने। आगे कह रहा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, राज्य का नाम बदल देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो राज्य का नाम बदलने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। आपके 3 4 कथन दिए रखे हैं वो सारे के सारे आपको बताने हैं। पहला कह रहा है कि इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश, मतलब इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर हमें राज्य का नाम बदलना है, उनके संवैधानिक प्रावधानों में संबंध में कोई भी कथन लाना है तो उसमें हम कौन सा सही कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही बात है। अभी दूसरा कह रहा है कि इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। नहीं कह सकते। फिर कह रहा है कि इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना गया है, क्योंकि ये पहली और चौथी अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। तो देखो, जो दूसरा और जो तीसरा है आपका वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगर ऐसा कोई विधेयक है राज्यों से संबंधित तो वो किसमें किया जाएगा, सिर्फ संसद में पेश किया है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। तो पहला जो केवल पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। आगे अनुच्छेद 2 और 3 के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपके सामने कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों और राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य का गठन कर सकती है। मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष कथन है वो बिल्कुल ठीक बैठेगा। दूसरा क्या है, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल होते हैं। आपको इनमें से बताना है कि अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल होते हैं। तो पहला कह रहा है कि अगर संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी भी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य का गठन किया जा सकता है। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। जो भारत संघ अभिव्यक्ति है उसमें क्या है, केवल राज्य शामिल हैं। तो दोनों के बैठेगा कथन बिल्कुल सही बैठेंगे। तो पहला और दूसरा दोनों ही के बैठेंगे, इसमें सही बैठेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पांच मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। सही बात है। एक
एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा, संघीय राज्य होगा नहीं। इसमें अनुच्छेद 1 में एक क्वेश्चन का ये है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन के बाद जाएगा, बिल्कुल सही है उत्तर। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है अन्य रजवाड़ों के, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन्हीं 3 राज्यों में भारत शामिल होने का विलंबित किया। मतलब कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन्हीं 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने का विलंबित किया था। मतलब 3 राज्य कौन कौन से थे? एक तो जम्मू कश्मीर था आपका, जूनागढ़ था और हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 राज्य ऐसे थे, इन्होंने भारत का जब विलय हुआ था उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया था शामिल होने में। देखो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को कौन थे? राजा हरि सिंह थे, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद में जूनागढ़ को और हैदराबाद में मना कर दिया था। 3 रियासतें ऐसी थी, उन्होंने भारत में विलय के बाद में मना कर दिया था आने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, यह निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को शामिल भारतीय संघ के अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? मतलब जो निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों हैं, किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जो बीपी मेनन थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है इसमें देशी रियासतों को भारतीय संघ में का अंग बनाने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अगर मान लो किसी की राज्य में हमें नाम में परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो अगर किसी भी राज्य में हमें परिवर्तन करना है नाम आदि में, तो हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ये अधिकार किसको है? संसद को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, ये कह रहा है कि भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद की संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तक के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपरांतरित और निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं। उनमें कौन शामिल है? मतलब कि अनुच्छेद जो 368 है, इसमें अधीन संशोधन के बिना उपरांतरित और निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं, इनमें कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो पहला है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि, नहीं कर सकते, गलत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, बिल्कुल ये तो अलग है, इसमें तो कोई बात ही नहीं करेगी है। तीसरा कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन, मतलब कि जो पहली अनुसूची और जो चौथी अनुसूची है उसका संशोधन हम इसमें कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी है इज द करेक्ट आंसर बैठेगा आपका। मतलब कि इसमें मैं आपको बोलूँ कि तीनों के तीनों हम कर सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन सी का बैठेगा आपका इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि भी ला सकते हैं हम इसमें। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि जो नए राज्यों का निर्माण करती है वो भी ला सकते हैं। पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। ये कह रहा है केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, बिल्कुल सही बात है। जो केंद्र सरकार थी उसने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। मतलब राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन होगा वहाँ पर बोले जाने वाली सीमाओं पर होना चाहिए, ये तो इसकी तो बात करी नहीं गई थी, आ सकता है। दूसरा कह रहा है कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और 14 राज्य और केंद्र शासित को बनाया गया था। मतलब ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। ये आपको बिल्कुल जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही, मतलब इसमें नहीं माना गया था, मतलब असत्य है। बाकी तीनों की तीनों क्या है, सत्य हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो भारत में देखो 28 राज्य है और 8 राज्य संघ क्षेत्र है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। ये कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी, पहला कह रहा है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, मतलब किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। तीसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। चौथा है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है। तो आपको इसका आंसर आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सी है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। तो अनुच्छेद जो 30 है उसमें क्या कर सकता है संसद, किसी भी राज्य का अगर आपको उसको क्षेत्रफल बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन सी इज द सी। और जो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, परिवर्तन और सीमा क्षेत्र में बल बढ़ाना, दोनों की बातें करा सकती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केवल दूसरा और तीसरा ही सही बैठेंगे, बी और सी सही बैठेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया था, मतलब कि आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। तो सही बात है। तो ये कह रहा है, धनधर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात है। जेपीबी समिति के पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनने वाले के विचार की खारिज कर दिया था। इनमें से आपको बताना है। देखो ये भी सही बात है। तो तीसरा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो तीसरा क्या बैठेगा आपको, बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पोट्टी श्री रामुलु के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये एक गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, ये एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। दूसरा, ये मद्रास पात्र के मंदिरों और दलिताओं में प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठते थे। ये आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे और परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही बैठेगा। तो देखो तीनों के तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या बैठेगा, आपको बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको कि 1960 में बम्बई, पहले कह रहा है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया। देखो पहले बम्बई था, बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र मराठी भाषा पर, गुजरात गुजराती भाषा पर दो अलग राज्य बनाए गए थे। दूसरा कह रहा है कि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या मणिपुर को अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया था? नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल इसमें गलत है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान है उसमें राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में रखा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को सम्मिलित करने के लिए किसकी
अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली आयोग की, मतलब कि जो समाप्त करके किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था? तो जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फजल अली आयोग। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। जितने भी एग्ज़ाम आपके आज अभी तक हुए हैं, वनडे एग्ज़ाम या आगे होने की संभावना है, उन सब में आपको एक न एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे जो प्राइवेसी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सामने डिस्कस करे। आगे मैं एक आध वीडियो और अपलोड कर दूँगा जो क्वेश्चन आपको यार में इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।